बिहार चुनाव की वजह से पूरे देश का पारा हाई है और ऐसे में आरजेडी ने अपने लालू के जमाने के जंगल राज की याद ताजा कर दी लोगों के दिलों में। जब आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के सबसे बड़े दहशतगर्द और माफिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट दिया है। दोस्तों, ये महज संयोग नहीं है कि जिसका बाप बिहार का एक खूंखार नीच किस्म का दहशतगर्द रहा हो, जिसने बिहार और खासकर सिवान के में कई दर्जन हत्याएं करवाई और जिसने अपने बेटे का नाम दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के नाम पे ओसामा रखा हो, उसे टिकट देकर आरजेडी वापस बिहार को उसी जंगल राज वाले 90s के कालखंड में ले जाना चाहती है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा है। मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और आज मैं इस एपिसोड में उस खूंखार दरिंदे शहाबुद्दीन का बस सिर्फ एक काला चिट्ठा खोल पाऊंगा कि कैसे उसने तेजाब से नहलाकर चंदा बाबू के बेटों को मार डाला था और कैसे आखिरकार दर्जनों हत्याओं में उसका नाम होने के बाद भी, दर्जनों हत्याओं करवाने के बाद भी जब उसे सजा नहीं हो पा रही थी, तो कैसे चंदा बाबू की बरसों की कानूनी लड़ाई के बाद उस दरिंदे नीच खूंखार दहशतगर्द को फाइनली सजा सुनाई गई थी और उसे कारागार में डाला गया था। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये है उस सिवान की खौफनाक कहानी जिसने पूरे बिहार को डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया था। ये उस जमाने की कहानी है 90s से लेकर के 2005 आप 2010 तक कह सकते हो, जब पूरा का पूरा बिहार जंगल राज में दब चुका था, जब पूरा बिहार पूरे भारत में फेमस हो चुका था इसी जंगल राज के नाम पे, जहाँ पे किडनैपिंग मेन बिजनेस हुआ करता था लालू एंड फैमिली एंड लालू के गुर्गों जैसे कि शहाबुद्दीन वगैरह का। और इस दहशत का मेन सरगना जो था वो था मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो गुंडा जो खुद को सारे लोगों से साहब कहलाता था। मतलब शहाबुद्दीन का पूरा नाम नहीं ले सकते थे, उसका नाम था साहब। अगर आप उससे मिलने जाओगे तो आप बोलोगे साहब से मिलना है। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसने मुझे सारी बातें उस टाइम में बताई थी कि शहाबुद्दीन को शहाबुद्दीन नहीं बोला जाता है, उसको साहब बोला जाता है। उसने मुझे उसके 2-4 और भी कारनामे बताए थे जो मैं इस वीडियो में धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये शख्स, ये खूंखार दरिंदा राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी का सांसद था, लेकिन असल में ये बिहार का सबसे खूंखार माफिया था जिसने सिवान को अपना बाप का जागीर बना रखा था। और हाँ, ये सब उसी जंगल राज में हुआ था जिसके प्रणेता थे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, वो लोग जिन्होंने बिहार को अपराध का अड्डा बना के रखा था 90s और 2000s के टाइम में। 1990 से 2005 तक सिवान में कानून व्यवस्था का नहीं, शहाबुद्दीन की बंदूकें बोलती थी। अपहरण, हत्या, रंगदारी, बलात्कार, ये सब इसके जंगल राज की रोजमर्रा की कहानियां थी। इस गुंडे के खिलाफ 3 आपराधिक मामले तो मेनली दर्ज किए गए थे, इसके अलावा दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन आरजेडी की संरक्षण में रहने के कारण ये अपने आप को कानून से ऊपर समझता था और किसी भी पुलिस प्रशासन या जज में दम नहीं था उस जमाने में जो इसके गिरेबान पे हाथ डाल दे। सिवान में लोग ओपनली बोलते थे कि यहाँ पुलिस का नहीं, साहब का हुक्म चलता है। शहाबुद्दीन डिसाइड करता था कि आइटम्स के प्राइसेस कितने रहेंगे वहाँ पे, मतलब वो डिसाइड करेगा कि किस मजहब वालों को किस रेट पे क्या देना है। शहाबुद्दीन डिसाइड करता था कि डॉक्टर्स की फीस कितनी होगी। मतलब मान लो मैं पढ़ लिख के एमबीबीएस करके एमडी करके कुछ भी करके बड़ा डॉक्टर बन गया, मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरी फीस कितनी होगी, शहाबुद्दीन डिसाइड करेगा मेरे बदले में। ये था सिवान की कहानी उस जमाने की। अब आइए आगे चलते हैं। शहाबुद्दीन जंगल राज का खूंखार गुंडा था जिसका बाप एक मामूली स्टाम्प बेचने वाला था। मतलब स्टाम्प विक्रेता का बेटा आगे चल के बिहार का सबसे बड़ा माफिया डॉन बनता है, जो आरजेडी के टिकट पर सांसद बनता है। लेकिन उसका असली पहचान आरजेडी का सांसद होना नहीं था, उसका असली पहचान था
सिवान का माफिया सरगना और बिहार का नंबर 1 माफिया डॉन। लालू राबड़ी के जंगल राज में इसने सिवान को अपना निजी सल्तनत बनाया था। जैसे दिल्ली में गुलाम वंश वगैरह का सल्तनत चला था 300 साल तक, वैसे सिवान में इसका कई दशक तक सल्तनत चला था इसका सिवान में। कानून, हे भगवान, कानून तो शहाबुद्दीन के जूते तले डेली कुचला जाता था। लोग डर के मारे इसके नाम से थर थर कांपते थे। बिहार के सारे माफियाओं का ये गुंडा शहाबुद्दीन गॉडफादर बना था। दरबार सजाता था ये, जहां पे न्याय बांटता था। सोचिए, एक नीच किस्म का माफिया और गुंडा दरबार लगा के न्याय बांटे और किसी भी न्यायालय या पुलिस वाले में दम नहीं हो कि उसके गिरबान को पकड़ ले। इसके गुर्गे इलाके में दहशत फैलाते थे। 35-40 आपराधिक मामले में, हत्या, अपहरण, बमबारी, वसूली, रेप, इन सब में इसका नाम दर्ज था। सिवान, जो इससे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो सिवान से बिलोंग करते थे। वो 90s के दशक में इस खूंखार दहशतगर्द शहाबुद्दीन के आतंक का गढ़ बन गया था। लोग इसके घर पर लाइन लगाते, कोई जमीन का झगड़ा लेके आता, मतलब जमीन भी वही छीन रहा है, इसके बावजूद लोग डर के मारे उसी के पास आते थे। जैसे वक्फ बोर्ड करता है, वक्फ बोर्ड आपकी जमीन छीनता है, फिर भी आप वक्फ बोर्ड के पास ही जाते हैं कि मेरी जमीन आपने छीन ली है मालिक, अब बताइए हम क्या करें। वैसे शहाबुद्दीन अपने आप में एक वक्फ बोर्ड था। कोई आदमी बदला की सुपारी देने आता था उसको कि इसको मरवाना है, इसको रेप करवाना है, शहाबुद्दीन पैसे लेके मरवाता था, रेप करवाता था। शहाबुद्दीन के शब्द ही कानून थे सिवान में, जो उसने बोल दिया वही कानून था वहाँ का। और ये सब मुमकिन हुआ था आरजेडी के लालू और राबड़ी के जंगल राज के सह पे। ये सब तो नॉर्मल चल रहा था, मतलब मर्डर वगैरह तो बिहार की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करती थी उस जमाने में। मेरे जैसे लाखों लोग बिहार छोड़ के भागने को मजबूर हो गए थे एक टाइम पे लालू के डर से। बट इसकी चरम सीमा पहुंची 16 अगस्त आज़ादी के अगले दिन 2004 को। बीजेपी की सरकार जा चुकी थी केंद्र में, और लालू केंद्र में भी वापसी कर चुका था और बिहार में भी लालू की सरकार थी। शहाबुद्दीन अपने पावर के चरम पे था, मतलब ये शहाबुद्दीन का टॉप पीरियड चल रहा था। 16 अगस्त 2004 को का वो ऐसा काला दिन है जब एसिड कांड हुआ था, जिसने सिवान को खून और तेजाब की सड़ांध से भर दिया था। इन सब का वजह क्या था? चंदा बाबू का घर। चंदा बाबू उस टाइम में भी एक एजेड व्यक्ति थे। 4 बेटे थे उनके, 3 बेटे अच्छे थे, एक बेटे को कुछ इशू था, छोटे बेटे को। चंदा बाबू ने एक रोड पे घर बनाया था, घर में कुछ दुकानें बनाई, रोड पे थी तो शहाबुद्दीन को उनका घर पसंद आया। शहाबुद्दीन ने अपने गुर्गे भेजे, चंदा बाबू को समझा दिया कि ये रोड खाली, घर हमें दे दो, दुकान हमें दे दो। मैं भी कुछ हल्का फुल्का ऑफर कर दिया होगा, 1-2 लाख रुपये, 50,000, या वो भी शायद कभी नहीं देता, क्योंकि वो वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा था। चंदा बाबू को आके बोल दिया कि घर और दुकान हमें दे दो। चंदा बाबू ने इसे मना कर दिया। कोई भी आदमी घर बनाता है अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके, इसलिए थोड़ी ना कि एक नीच खूंखार माफिया शहाबुद्दीन जैसे तुच्चे आतंकियों को वो अपना घर दे देगा डर के मारे। बस फिर क्या था, ये नीच खूंखार शहाबुद्दीन ने अपने गुर्गे भेजे, चंदा बाबू उनके बेटों को धमकाने और मारने के लिए। चंदा बाबू के 4 में से 3 बेटे वहां पे थे, गिरीश, सतीश और राजीव। राजीव दुकान पे था, राजीव को पकड़ के गुंडे पीटने लगे। जब राजीव चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, इस तरह करके जब चिल्लाने लगा, तो उसका जो भाई था गिरीश, वो भाग के बाथरूम में गया। और हमारे सबके बाथरूम में हार्पिक वगैरह रखा रहता है, जिसमें थोड़ा सा तेजाब होता है, क्योंकि वो फर्श क्लीन करने के लिए काम आता है। गिरीश उसको ले करके आया और उनको धमकाने लगा कि फेंक देंगे। मैं भी 1-2 बूंद गिरा भी दिया होगा। वो गुंडे डर के मारे, वो पालतू कुत्ते शहाबुद्दीन के डर के मारे वहां से भाग गए। शेख आलम, मुन्ना मियाँ और ऐसे तमाम तरह के लोग थे, ये भाग गए। शहाबुद्दीन को जाके बताया। थोड़ी देर में शहाबुद्दीन ने इन पालतू कुत्तों को, मतलब शेख आलम, मुन्ना मियाँ, इनको वापस भेजा। इस बार दल बल के साथ आए। राजीव, गिरीश और सतीश, तीनों को उठा करके शहाबुद्दीन के अखाड़े में ले गए। गन्ने के खेतों से ले जाते हुए शहाबुद्दीन का जो बैकयार्ड था उसमें ले जा करके इनको पेड़ों से बांध दिया। दहशतगर्दी देखिए, गिरीश और सतीश को पेड़ से बांध दिया और धमकाने के लिए, डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए उसके भाई राजीव को दूर बैठाया कि देखो क्या करते हैं। शहाबुद्दीन आया, दरबार सजाया, मतलब जैसे वो अपने आप को
लुटेरा आतंकी तैमूर के खानदान का लुटेरा मानता हो। मतलब किस लेवल का आतंकी होगा वो सोचिए आप। शहाबुद्दीन ने दरबार सजाया और फरमान सुनाया मौत का, तेजाब डाल के मौत। मतलब शहाबुद्दीन का फरमान था कि 3 में से 2 भाइयों को, गिरीश और सतीश को, तेजाब में नहला के मार दिया जाए। शहाबुद्दीन के गुर्गे शेख आलम, मुन्ना मियाँ और तमाम तरह के ऐसे गुर्गों ने मिलकर के इन्होंने बोतल लाया भर भर के तेजाब का, और गिरीश और सतीश के सर से डालते रहे। पूरा चमड़ी उनका जल गया, हड्डियां जल गई, उनका लाश कभी भी नहीं मिला। और राजीव को इन्होंने बंधक बना लिया और फिर चंदा बाबू से फिरौती की मांग की। दुकान और घर तो ले ही लेते, अब फिरौती भी मांग रहे थे। देखिए इस दरिंदे का कारनामा। फिर क्या हुआ, 3 दिन बाद राजीव किसी तरह से वहां से भाग निकला और उसने आके अपने पिता चंदा बाबू को सारा सच बता दिया कि कैसे उसके 2 भाइयों को तेजाब से नहला के शरीर समेत जला दिया है शहाबुद्दीन ने, और राजीव को बंधक बना के रखा था। चंदा बाबू के सब्र का बांध टूट गया। चंदा बाबू पहुंच गए थाने। थानेदार ने बोला कि आप तो साहब का केस लेके आए हैं, हम तो उनका केस नहीं कर पाएंगे, साहब पे केस करना तो इम्पॉसिबल है, और एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया थाने ने। फाइनली चंदा बाबू पहुंचे एसपी के पास। काफी स्ट्रगल करना पड़ा, चंदा बाबू को जाना पड़ा डीआईजी के पास। बट चंदा बाबू ने भी कसम खा लिया था कि इस महान नीच और दरिंदे दहशतगर्द को, शहाबुद्दीन को, बेशक वो लालू राबड़ी का दाहिना हाथ रहा हो, उसको सजा दिला के रहेंगे, भले ही चंदा बाबू को जान से हाथ धोना पड़े, भले ही चंदा बाबू को पूरा खानदान से हाथ धोना पड़े। जब डीआईजी के पास पहुंचे तब जाके डीआईजी के इंटरफेरेंस के बाद इस खूंखार दरिंदे शहाबुद्दीन के खिलाफ उसी थाने में केस दर्ज किया गया, और फाइनली इस पे सॉलिड एफआईआर हुआ, जिस पे केस बनना स्टार्ट हुआ। अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तो वो सांसद है, अभी तो लालू का वहां पे जंगल राज चल रहा है। इसके बाद अभी लालू का और भी 5-10 साल वहां राज चलने वाला है, हारने के बाद भी। उस पर सिर्फ केस दर्ज हुआ, और अब स्टार्ट होती है एक नेवर एंडिंग कहानी की चंदा बाबू के लाइफ की, जिसमें चंदा बाबू की जिंदगी का एकमात्र मकसद कानूनी तौर पे बदला लेना था इस खूंखार, नीच, आतंकी, दहशतगर्द शहाबुद्दीन से। अब देखिए कहानी में मेन पॉइंट पे आते हैं। इस पूरे घटना का चश्मदीद गवाह कौन था? राजीव। देखिए इससे पहले भी इस पे दर्जनों मामले, दर्जनों मर्डर केस वगैरह के इस पे इल्जाम लग चुके थे। या तो केस दर्ज नहीं होता था, या दर्ज भी होता था तो ये गवाह जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। मतलब ये लोग सबको मार देता था। अभी एक इसके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इसका जो बेटा ओसामा, वो ओसामा का गुर्गा बोल रहा है ओपी इंडिया के एक पत्रकार के सामने में आकर के उस वायरल वीडियो में, कि उसने जो पोस्टर चिपकवाया था ओसामा ने सिवान में, उसको किसने फाड़ दिया है। एक बार ओसामा को पता चल जाए तो ओसामा उसको पकड़ के, मतलब ओसामा के गुर्गे, वो लड़का बोल रहा है वीडियो में कि हम ओसामा के गुर्गे हैं, हम उस लड़कों को पकड़ के ले जाएंगे ओसामा के पास और उसको ऐसी सजा देंगे कि पूरा सिवान याद रखेगा। सोचिए, ये तो शहाबुद्दीन की भाषा बोल रहा है ओसामा, उसका बेटा। पहले तो आप ये सोचिए कि कोई अपने बेटे का नाम, इतना खूंखार दरिंदा, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के नाम पे कैसे रख सकता है, जिसको कुत्ते की मौत मारा अमेरिका ने पाकिस्तान के एबोटाबाद में। इस शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का नाम उस ओसामा बिन लादेन से इंस्पायर्ड होकर के ओसामा रखा था, और आज उसी ओसामा को आरजेडी के तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है रघुनाथपुर के सिवान से, और उसी ओसामा का गुर्गा चीख चीख के ओपी इंडिया के पत्रकार के सामने में बोल रहा है कि जिसने भी हमारा चिपकाया हुआ पोस्टर उखाड़ा है वो पकड़ में आ जाए तो उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा सिवान याद रखेगा। क्या पता वो तेजाब डालने से भी बदतर हरकत करेगा उस आदमी के साथ। उसकी धमकी कि अगर ओसामा हार गया तो भी हम सिवान के लोगों को बेहतरीन सबक सिखाने वाले हैं। सोचिए, ये लालू प्रसाद यादव और उसका बेटा तेजस्वी यादव कैसे कैसे सपने देख रहा है बिहार के लिए। यहां मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, जैसे ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ के लालू के साथ गठबंधन किया था 2015 के टाइम में, लालू ने तुरंत ही शहाबुद्दीन को जेल से निकलवा दिया था, और जेल से निकालने के लिए 1300 गाड़ियों का काफिला गया था। उस खूंखार आतंकवादी को निकालने के लिए लालू ने भेजा था, और जेल से निकलते ही इस शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को, जो उसमें मुख्यमंत्री थे, उनको काफी अपशब्द कहे थे, और ये मेन वजह बना था नीतीश कुमार का वापस से लालू से गठबंधन तोड़ के फिर से बीजेपी में आने का। वापस आते हैं
चंदा बाबू की स्टोरी पे। तो अब जब शहाबुद्दीन को सजा होने वाली थी, देखिए चंदा बाबू वाले केस में, तो 2014 की घटना है, जून की बात है। अब देखिए समय बदला, 10 साल तक ये खूंखार दरिंदा आतंकी शहाबुद्दीन राज किया बिहार में, क्योंकि 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और लालू कोई ना कोई मिनिस्टर हुआ करता था, कभी रेलवे मिनिस्टर, कभी कुछ मिनिस्टर केंद्र में। तो इसको हराना ही, मतलब शहाबुद्दीन को जेल में रखते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वैसे में जब 2014 में वापस से नरेंद्र मोदी की सत्ता आती है केंद्र में, 26 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, केंद्र में सब कुछ बदल चुका था, कांग्रेस का जमाना एक्सपायर हो चुका था। तब जून में फाइनली शहाबुद्दीन को सजा होने वाली थी, 19 जून को सजा होने वाली थी। लेकिन हिम्मत देखिए इस दरिंदे का, 16 जून को शहाबुद्दीन के कुत्तों ने मोटरसाइकिल पर गोलियों से भून दिया उसे। इस हत्या में जिनको आरोपी फिर से बनाया गया था वो था शहाबुद्दीन और उसका खूंखार बेटा ओसामा। ये दोनों साजिशकर्ता में इनका नाम दिया गया था। ये था जंगल राज का असली चेहरा, जहां गवाही देने वालों को भी सजाए मौत देता था ये शहाबुद्दीन जैसे और ओसामा जैसे लोग। फाइनली चंदा बाबू का सब कुछ उजड़ चुका था, उनका खानदान एक तरह से खत्म हो चुका था। एक बेटा बच गया था, बट वो बेटा उनके बाकी बेटों की तरह नहीं था, थोड़ा वीक है। तो चंदा बाबू को लगा कि अब चूंकि उनका पूरा खानदान तो खत्म कर दिया, चंदा बाबू ने अब और भी जितनी औकात बची कुछ थी पूरी लगा दी। और फाइनली 9 दिसंबर 2015 को, मतलब 1 साल बाद, सीवान की विशेष अदालत में शहाबुद्दीन और उसके गुर्गों, जैसे शेख आलम, आरिफ हुसैन, जैसे मुन्ना मियाँ वगैरह जो मैंने पिछले बताया था, तो ऐसे कुछ गुर्गों को गिरीश और सतीश की हत्या का दोषी ठहराया और 11 दिसंबर 2015 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। मतलब चंदा बाबू का फाइनली मेहनत कुछ रंग लाया। हालांकि चंदा बाबू ने मृत्यु दंड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और कोर्ट ने इन दरिंदों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए इनको जस्ट आजीवन कारावास दिया, जो कि कोई सरकार बदलती, इनकी सरकार आती तो ये फिर से तुरंत निकल सकते थे या पैरोल पे भी निकल सकते थे, कुछ ना कुछ बहाना दे करके। मृत्यु दंड नहीं दिया कोर्ट ने, सारा सबूत होने के बाद भी, जस्ट इनको आजीवन कारावास सुनाया। तुरंत शहाबुद्दीन चला गया हाईकोर्ट। 30 अगस्त 2017 को पटना हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, मतलब आजीवन कारावास रखा। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया। मौत की सजा किसी ने भी नहीं दी, जस्ट इनको आजीवन कारावास देके छोड़ दिया, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट तक ने बरकरार रखा। चंदा बाबू ने साफ साफ बोला था कि इस दरिंदे को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, बट चूंकि कोर्ट ने न्याय नहीं किया है और इसको मौत की सजा नहीं दी है इस नीच खूंखार दरिंदे को, तो मुझे सिर्फ अब भगवान पे भरोसा है। जिस भगवान का सुप्रीम कोर्ट ने मजाक उड़ाया था हाल फिलहाल में, उसी भगवान पे भरोसा किया चंदा बाबू ने ओपनली बोल के। लेकिन ये जंग थी एक साधारण पिता की, जिसने आरजेडी के जंगल राज के सबसे बड़े गुंडे और उसके जो रहनुमा थे लालू राबड़ी, इनसे टक्कर लिया था। अब इस कहानी में मैं एक पार्ट और बताना चाहूँगा। ये इतना सिंपल स्टोरी 1 लाइन में नहीं था, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न थे। शहाबुद्दीन जेल में कोई सजा नहीं काट रहा था जब तक वो बिहार के जेल में था, शहाबुद्दीन तो ऐश कर रहा था। शहाबुद्दीन का साम्राज्य 2005 में जब आरजेडी की सरकार गिरी और राष्ट्रपति शासन गया, तब कम जरूर हुआ, तब गिरफ्तार जरूर हुआ हो, लेकिन उसका साम्राज्य ढहा नहीं। वो अपना साम्राज्य चलाता रहा जेल से भी। जेल में भी शहाबुद्दीन राजा बन के रहता था। सिवान जेल में वो नया दरबार लगाता था। हर शाम 4 बजे सिवान के जेल में लोग उससे मिलने आते थे, अंदर से बाहर से, शिकायतें लेकर के, बदला निभाने के लिए। मतलब उसका जो कानून वो बाहर चलाया था वही वो अंदर भी चला रखा था। रोज टेनिस खेलता था वो सिवान के जेल में। जेलर, पुलिस वाले उसको वही चीज बोलते थे जो बाहर में बोला जाता था, साहब। उसके लिए अलग से दरबार लगाया जाता था, वहां पे उसका अलग से चेयर होता था। सोचिए वो कैसे कैसे हरकतें और करता होगा। मेरा ये मेंशन करना भी बेकार है कि वो लड़कियां मंगाता होगा, तमाम वो सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, वो तो मेंशन भी करना बेकार है। मतलब वो शहाबुद्दीन का जेल नहीं था, सिवान का जेल, शहाबुद्दीन का वो नया किला बन गया था। आप सोचिएगा तनिक इसके बारे में कि किस लेवल का गुंडा, मवाली, दहशतगर्द था ये मोहम्मद शहाबुद्दीन जंगल राज के टाइम में और उसके बाद भी।
जेल जाने के बाद भी। खैर जेलर और पुलिस तो उसके सामने में घुटने टेक ही दिए थे। मोबाइल, हथियार, हर तरह की सुविधा उसको जेल में मिल चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ एक पत्रकार जो जांच कर रहे थे, उनका नाम था राजदेव रंजन। 2017 में उसने उनको भी मरवा दिया। फाइनली चंदा बाबू की स्ट्रगल फिर से काम आई। चंदा बाबू ने याचिका पे याचिका दायर करते रहे एंड देन फाइनली चंदा बाबू की एक याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने इस दरिंदे दहशतगर्द शहाबुद्दीन को तब जाकर के उसको तिहाड़ जेल भेजा दिल्ली का। वहां जाकर के उसको अलग से सेल में रखा गया। हालांकि वहां पे उसकी वो अपने जैसे बड़े बड़े गुंडों से मिलने लगा, जैसे छोटा राजन वगैरह से। बट हाँ, तिहाड़ जेल में उसका दरबार नहीं सजा। तिहाड़ जेल में उसे कुत्ते की तरह रखा गया, जैसा रहना वो डिजर्व करता था जेल में। शहाबुद्दीन के खिलाफ बहुत सारे छोटे बड़े मामले थे। चोटेलाल गुप्ता की हत्या 96 में शहाबुद्दीन ने सिवान के एसपी पर हमला करवाया था। सोचिए, एसपी जिसकी जिम्मेदारी पूरे जिले को कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है पूरे जिले में, उस एसपी पे अटैक करवाया था इस शहाबुद्दीन ने। अवैध हथियार रखना, राजदेव रंजन के मर्डर जो करवाया वो मैंने बता ही दिया, जिसमें इसका और इसके बेटे इन सब की पता नहीं किसकी संलिप्तता पाई जाती थी। कुल मिला के 40-45 केस थे, जिनमें से 5 से 8 केस में इस दरिंदे को सजा मिल चुकी थी। लेकिन आरजेडी की संरक्षण होने की वजह से उसे बार बार जमानत मिल जाती थी। ये थी उस जंगल राज की ताकत, जिसने बिहार को अपराध का गढ़ बना दिया था। बट जैसा कि आप अभी तक समझ चुके हैं, इस दरिंदे को वो सजा नहीं मिली थी जिसका वो हकदार था। इसकी मौत कीड़े पड़ के सड़ान से जलते हुए होनी चाहिए थी, जैसा कि चंदा बाबू ने बोला था। लेकिन वो इसको नहीं मिली और ना ही माननीय न्यायाधीशों ने इसको वो सजा दी। और चंदा बाबू का वो वक्तव्य अभी भी लोगों के कान में गूंज रहा था कि अब उनको सिर्फ भगवान पे भरोसा था कि इस कुत्ते को सिर्फ और सिर्फ भगवान ही सजा दे सकते हैं। एंड फाइनली भगवान की तरफ से सजा सुनाई गई। वो कहावत है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 1 मई 2021 को कोविड-19 की वजह से तिहाड़ जेल में ये शहाबुद्दीन तड़प तड़प के मरा। ये वो मौत मरा जिसका वो हकदार था। 53 साल का एक गुंडा मरा, और वो भी चंदा बाबू के बेटों के मर्डर के केस में अंदर सड़ते हुए। और फाइनली चंदा बाबू की आत्मा को कुछ राहत मिली होगी। हालांकि वो खुद जिंदा नहीं बचे थे तब तक इस कुत्ते को मरते हुए देखने के लिए, क्योंकि 17 दिसंबर 2020 को ही चंदा बाबू का हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुका था। चंदा बाबू आखिरी दिनों में मात्र 9,000 रुपये के किराए से गुजारा कर रहे थे। उनकी आखिरी बात यही थी कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तो मुझे डर किस बात का है। चंदा बाबू की पत्नी भी पहले ही गुजर चुकी थी, मतलब चंदा बाबू सब कुछ खो चुके थे। और सोचिए, उसी दरिंदे का बेटा ओसामा आज उसी आरजेडी से 2025 के बिहार चुनाव में रघुनाथपुर सीट से मैदान में उतरा हुआ है। 16 अक्टूबर 2025 को अमित शाह, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण में कहा था कि विपक्ष ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, क्या ऐसे लोग बिहार को सुरक्षित रख सकते हैं? एक भी आरजेडी की जीत जंगल राज को वापस ले आएगी और बिहार को वापस उसी 2000 के कालखंड में ढकेल देगी, जब बिहार से हमारे जैसे लाखों लोगों का पलायन हुआ था मजबूरन सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जनता कहती है गुंडा मर गया, पर जंगल राज की गंदी विरासत आज भी जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी, जो एक नीच खूंखार आतंकी शहाबुद्दीन जैसे गुंडे के बेटे ओसामा को टिकट देकर रघुनाथपुर से जिताने की कोशिश कर रहा है और बिहार को वापस उसी जंगल राज के कालखंड में ले जाने की कोशिश कर रहा है जिससे बिहार दहकता था एक जमाने में, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।